एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम इस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे और किस तरीके से होता है। जैसे हम ये मान लें कि हमारे पास क्या है, कोई मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे और मेटल की कैपेसिटी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो जैसे ही इस पर कोई रे लाइट आएगी, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये, और यहाँ पर जैसे ही कोई रे लाइट आई तो रे लाइट क्या होगी, उसके पास एनर्जी होगी, हमने देखा था फोटोन के रूप में। तो वो एनर्जी क्या करेंगे, ये गेन करेंगे और ये यहाँ से मूव कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे एनर्जी गेन करने के बाद में। तो उसको क्या बोलते हैं, हम जो गेन करके एनर्जी बाहर ले गए इलेक्ट्रॉन, उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो ये इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, जैसे ही हम कोई सन रे लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है हम यहाँ पर क्या करवाएं, मेटल सरफेस पर डालें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करने के बाद में वहाँ से मूव हो जाएंगे, जो मेटल सरफेस है वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उनको, फोटो इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं। अब बात करें जो सन रेज आ रही है उसमें एनर्जी होगी, तो एनर्जी को हम जो प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है, एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमड़ा। हम एक बार एच न्यू को लेके चलते हैं, लेमड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एनर्जी हमारे पास क्या है, एच न्यू है हमारे पास, तो एनर्जी ये मिल रही है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो उसको एनर्जी मिल रही है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और वो बाहर निकलने के ट्राई कर रहा है उस एनर्जी की, और जो बची उसकी एनर्जी वो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही। इट मीन्स हमने जो एनर्जी दी, मान लीजिए कितनी भी एनर्जी दी अक्षय हवाई, तो उसमें से उसका कुछ पार्ट तो क्या हो गया, उसको मेटल सरफेस से बाहर निकलने में यूज में आएगा और बाकी का पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स हम जो टोटल एनर्जी दे रहे हैं उसमें से कुछ तो क्या होगा, उसको बाहर निकलने में यूज में आएगा और कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे डब्ल्यू नॉट से जो है उसका मतलब है वर्क फंक्शन। क्या है, वर्क फंक्शन। अब ये भी है कि हमारे पास कोई रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमने डाली है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हर फ्रीक्वेंसी की जो रेज आई और इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है उनकी कुछ रेंज होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या थी, एच न्यू, यही थी कि हमारे पास प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या थी, एच न्यू थी। और अगर हम बात करें वर्क फंक्शन की, तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वहाँ से बाहर आने के लिए ट्राई करते हैं, तो उनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्क फंक्शन होता है। इट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को एस्केप होने के लिए जो एनर्जी की जरूरी होगी। और कहाँ से निकल रहा है वो, कहाँ से इमिट हो रहा है, वो हो रहा है मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस से जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज की तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। जैसे मान लो कि आप छोटे थे, कुछ प्रोग्राम हो रहा था, आपको बोलते हो आप जितना ले जा सकते हो वो, तो आप क्या करते हो, पहले खाने की ट्राई करते हो, फिर जेब में डालने की ट्राई करते हो। यही होता है, अगर फ्री का मिल रहा हो, पैसे में मिल रहा हो तो ये कंडीशन नहीं होती है। यही कंडीशन यहाँ पर है, वो कुछ तो क्या करेंगे, बाहर निकलने की ट्राई करेंगे और उसके बाद में कुछ कंडीशन क्या होगी, वो जो एनर्जी बचेगी वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन होगी। जैसे मान लो कि चोर है, अब चोर के पास क्या है, कुछ लिमिटेड टाइम है और एनर्जी भी है, तो वो अपनी जो एनर्जी है वो पहले तो सामान ढूंढने में लगाएगा कि घर में सामान क्या क्या रखा है। अब सोचो छुपा के रखा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो थक जाएगा, फिर वो ज़्यादा दूर भाग भी नहीं पाएगा, हम पकड़ लेंगे। अब उसकी जो एनर्जी, मान लो कि उसने सामान निकाल लिया, ठीक है, उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। अब वो अपनी जो बची खुची एनर्जी या जो टाइम है वो क्या करेगा, वहाँ से भागने में लगाएगा। इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है इसने एनर्जी ली अल्ट्रावायलेट रेज से, जो फोटोन आए हैं उससे, और फिर बाहर निकलने की ट्राई की, तो वो तो क्या हो गया, वर्क फंक्शन वो एनर्जी, और उसके बाद में जो एनर्जी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। तो वर्क एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है हमारे पास।
तो हम अगर हमारे पास हमने फोटोन दिया उसको या फिर एनर्जी दी अल्ट्रावायलेट रेज की फॉर्म में, तो उन्होंने क्या क्या किया, वर्क फंक्शन में यूज में लिया और काइनेटिक एनर्जी भी। अब ऐसा थोड़ी है कि वर्क हमेशा एनर्जी हम ज़्यादा ही देंगे, कई बार ये भी हो सकता है कि हमारे को एनर्जी कम मिले। तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एच क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। हमारे पास एच क्या है, यहाँ पे एच है हमारे पास प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, न्यू, जो क्या है फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज बोल देते हैं हम इनको। फिर हमारे पास क्या है, न्यू नोट है। ये एच वापस आया वो तो वापस प्लांक कांस्टेंट हो गया। उसके बाद में न्यू नोट हुआ, जो क्या हुआ हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मान लो कि अब ये देख लेते हैं, एम क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है तो उसी की काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट करेंगे हम। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास। अब यहां पर देखें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये नया नाम आया कुछ। थ्रेशोल्ड का मतलब जो वर्क फंक्शन में, अब मानो कि आपने एनर्जी दी, वर्क फंक्शन क्या है 5 जूल है, वर्क फंक्शन क्या है 5 जूल है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एनर्जी दी इसको। अब मान लो कि हमने एनर्जी 3 जूल ही दी, हमने एनर्जी 3 जूल ही दी, तो वर्क फंक्शन तो ज़्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने की वही नहीं मिल रही है। तो कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो पाएगा हमारे पास। अगर हमने एनर्जी ये दी है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो पाएगा, इट मीन्स बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, कि हम जो फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रावायलेट रेज दे रहे हैं उसका रिलेशन क्या होना चाहिए, कि जो म्यू है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, या उससे ग्रेटर होना चाहिए। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर उससे कम है तो पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो उतनी तो कम से कम होनी चाहिए हमारे पास जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। कि एक्स्ट्रा है तो वो काइनेटिक एनर्जी में काम में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और अगर यही हम वेवलेंथ में रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ये ग्रेटर होगा, क्योंकि ये अपोजिट चलता है। कि इस केस में क्या होगा, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जो हमारे पास लेमना नोट है वो ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी दी हमने, अब एनर्जी दी तो इन्होंने गेन की, तो यहाँ से इमिट हो रहा है। उसके बाद में हम कंडीशन देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, आगे की कंडीशन। अब हमारे पास क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या बन गया था, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या बन गया था, H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नोट प्लस हाफ mv², यही है। और हमने ये बोल दिया कि हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नोट, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गई, म्यू नोट से कम फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रावायलेट रेज ले ली, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद की अगर हम कंडीशन देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस ई वी, क्योंकि हमारे पास चार्ज क्या होता है, हमारे पास अगर वर्क होता है कि वर्क ही तो करेगा चार्ज वहाँ से वहाँ तक आने में, तो वर्क को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वोल्टेज अपॉन चार्ज से डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकालें तो ये क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी होगी इसकी, कि ये क्या होगा हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो अगर हम इसको निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, v इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, या फिर ई को इस साइड रख लेते हैं, ये रिलेशन बनेगा हमारे पास। या फिर क्या बनेगा, v इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ये बनेगा। या फिर ई को दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट, ये वाला रिलेशन बनेगा। अगर अपन कंडीशन देखें कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है या नहीं करती, वो यहाँ से रिलेशन देखना स्टार्ट करें कि जैसे हमारे पास लाइट रेज है,
हमारे पास क्या है, लाइट रेज है, और वो अलग अलग लाइट रेज गिर रही है। जैसे मान लो कि हमारे पास फर्स्ट सरफेस है और ये हमारे पास सेकंड सरफेस है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है। इंटेंसिटीज़ का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हो रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 लाइट रेज आ रही है, क्या आ रही है, 2 लाइट रेज आ रही है, और दोनों का क्या है, 5 जूल है एनर्जी दोनों के पास, 5 जूल। और यहाँ भी लाइट रेज आ रही है, बट यहाँ पे लाइट रेज जो है वो 5 आ रही है, ये मान लीजिए 5 लाइट रेज आ रही है, तो ये 5 जूल, ईच 5 जूल है हमारे पास, 5 जूल 5 जूल 5 जूल, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो रेज आ रही है, ये मान लिया कि वर्क फंक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन का, 3 जूल है, 3 जूल है और इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल पाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 जूल ही बचेगी काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रीजन, क्योंकि हमारे पास क्या है 5 जूल की अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है उनकी लाइट रेज आ रही है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है जिनका वर्क फंक्शन क्या है, 3 जूल है। यहाँ पर अब क्या हमारे पास, अगर हम रिलेशन देखें, क्या इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनके ऊपर क्या जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारी काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही इलेक्ट्रॉन की। अगर हम पर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कोई भी नहीं पड़ रहा। जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी जो लाइट रेज है वो आ रही है, कितनी लाइट रेज आ रही है वो वाली, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वही तो है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, यहाँ पर 2 रेज आ रही थी। अगर हम नंबर ऑफ रेज को लेके कैलकुलेट कर लें तो यहाँ कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, और यहाँ कितनी आ रही है, 5 आ रही। बट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पहली बात तो इंटेंसिटी पर इफेक्ट ही नहीं करती। अगर हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, इनके बीच में क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमारे पास ग्राफ क्या मिलेगा, इंटेंसिटी में और काइनेटिक एनर्जी में, हमारे पास ये है ग्राफ। और अगर हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, हमारे पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बट इंटेंसिटी का इफेक्ट होने से क्या काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इट मीन्स हमारे पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर दो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन निकला कि क्या इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है, तो नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। बट हमारे पास ये कंडीशन तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास जो वर्क फंक्शन है उतना तो आना ही चाहिए, बाकी जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। एनर्जी उतनी तो आनी चाहिए जितना वर्क फंक्शन है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो पाएगा। अब अगर यही कंडीशन देखें कि क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज कर दें, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर दें, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी पर तो एनर्जी डिपेंड कर रही है, E = h न्यू। अगर न्यू की वैल्यू चेंज हुई तो वो तो प्लांक कांस्टेंट है, एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। तो क्या एनर्जी चेंज करने से इफेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी पर? हाँ, अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है, क्या चेंज की है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो उतना ही है। मान लो कि ये 3 जूल ले रहा है, ये तो 3 जूल ही लेगा। अब अगर मान लो कि हमने 7 जूल कर दिया, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 जूल हो गई। कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी, बची हुई कितनी हुई, 4 जूल ही हुई। तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। अगर इनके बीच में हम रिलेशन देखें तो क्या बनेगा, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ बनेगा। लेकिन क्या वो ओरिजिन से पास होगा, नहीं होगा। ओरिजिन से पास होने का रीज़न ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कि पहले हमारे पास जीरो फ्रीक्वेंसी थी। क्या जीरो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क फंक्शन जितनी तो होनी चाहिए हमारे पास, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी तो एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वरना वो इलेक्ट्रॉन को इमिट ही नहीं करवा पाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इस साइड हम क्या ले लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फ्रीक्वेंसी बोलेगी हाँ
अब मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हूँ, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक तो ला सकती हूँ, मेरी इतनी हैसियत हो गई है। उसके बाद में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके बाद में ही जो एनर्जी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद में ही जो बचेगी एनर्जी, यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, ये न्यू नॉट हो गया, इस साइड फ्रीक्वेंसी थी, न्यू नॉट के इक्वल होते ही वर्क फंक्शन तो हो गया हमारे पास। अब जो बचेगा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है। उसका रीजन आप समझ गए कि हमारे पास एटलीस्ट उतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए जितना वर्क फंक्शन के लिए या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट ही नहीं हो रहा तो उसके लिए तो कम ही नहीं है, उसके लिए तो ऑलरेडी कम ही है एनर्जी। हम ज़्यादा एनर्जी कहाँ से दे देंगे जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। भाई काइनेटिक एनर्जी तभी हो सकती है ना इलेक्ट्रॉन की जब वो बाहर निकले। अब वो बाहर ही नहीं निकल रहा तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बनेगी। मान लो कि वर्क फंक्शन 3 जूल है और हम बोल रहे हैं 2 जूल देते, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। यहाँ से हम देख चुके हैं। और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होके जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम रिलेशन लिखेंगे तो यही लिखेंगे, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको लिख ले E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने ये बोल दिया, या फिर इसको हम क्या ही लिख देते हैं, हमने ये बोल दिया कि हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट है, ये हमारी कंडीशन है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो यही तो कंडीशन है, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी काइनेटिक। इट मीन्स हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज की या डिक्रीज की तो काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है उसी पर एनर्जी डिपेंड कर रही है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कर दिया तो डिक्रीज हो जाएगी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले तो होगी नहीं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो पा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो पा रहा है। और अगर इमिट ही नहीं हो पा रहा है, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या ही बनेगी। हमारे पास अगर वेवलेंथ का रिलेशन देखें तो यही सेम बनेगा कि फ्रीक्वेंसी के जैसे है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, वैसे ही वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। अब देखते हैं हम स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है हमारे पास, स्टॉपिंग वोल्टेज हमारे पास, हमने जैसे मान लो कि ये CRT ली है और यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर मेटल सरफेस लगा दी और यहाँ पर हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियल लगा रहे हैं। ये कंटिन्यू। अब हमारे पास यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव ही होगा। क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस है तो पोटेंशियल गया, पोटेंशियल गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे मेटल सरफेस की एनर्जी इंक्रीज होगी, मेटल सरफेस ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज ले रहा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। बट सामने क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के पास जा सकते हैं, नहीं, रिपेल होंगे। रीजन, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्ज को रिपेल करेंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और सामने से खड़ा है कि रुक इधर आ, मैं बताता हूँ तेरे को, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद में इधर जाना ही बंद कर देंगे। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल फोर्स लगेगा, रिपल फोर्स लगेगा तो उसके अगेंस्ट ही एनर्जी वेस्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी, और भाग के जा भी नहीं सकते। तो मान लो हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, इट मीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए सारे इस तरफ, सारे भाई लोग, और उधर नेगेटिव है, जाना बंद। इट मीन्स हम अगर पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएं, पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भर गए वहाँ पे और बहुत सारे हो गए। अब बहुत सारे हो गए, उनके हिलने डुलने की जगह ही नहीं है। अब हिलने डुलने की जगह नहीं है तो मूव कहाँ से कर लेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, और सामने नेगेटिव चार्ज भी है। तो एक पोटेंशियल ऐसा भी आता है इंक्रीज करते टाइम पे, अगर हम पोटेंशियल को कंटिन्यू इंक्रीज कर लें कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वही जीरो हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग वोल्टेज बोलेंगे। और इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एनर्जी किस तरीके से लेंगे हम, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर हमारे पास E क्या हो जाएगा, एच न्यू, और वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, अगर
V पोटेंशियल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई वी, हमारे पास ये हो जाएगा, जहाँ पे E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और V क्या है पोटेंशियल है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एज ए वर्क ही तो होगी, जो वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूव करने में। और हमने अगर पोटेंशियल का देखें तो क्या होता है पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज होता है, यही होता है। तो यहाँ से हम रिलेशन से निकाल सकते हैं, हमारे पास चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहें कि पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो क्या निकल सकती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी। या फिर हम v की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। ये क्या, अगर हम मैथ थोड़ा बहुत पढ़ते हो तो आपने देखा होगा ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म नहीं बन रही, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन रही है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है यहाँ पर, एम एक्स प्लस सी। एम क्या हो गया यहाँ पे, एच अपॉन ई कॉन्स्टेंट ही है, स्लोप होती है। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, न्यू हो गई, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी, और कांस्टेंट क्या हो गया माइनस एच ई अपॉन यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर हम यहाँ पे इनके बीच में ग्राफ बनाना चाहें, किस किस के बीच में, वोल्टेज के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो किस तरीके से बनेगा वो अगर हम देखें, ये समझ गए। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज अगर हम सीआरटी ट्यूब लेके इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा रहे हैं, कंटिन्यू वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वो वोल्टेज जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, इलेक्ट्रॉन मूव करना ही बंद कर दे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही रोक देगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम, स्टॉपिंग वोल्टेज। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ किस किस में कर रहे हैं, हमारे पास ये तो क्या हो गया, यहाँ पर वोल्टेज हो गया, और यही यहाँ पर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई। या फिर हम उल्टा लें, ये हमने ले लिया है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू तो है, फ्रीक्वेंसी इस साइड इंक्रीज हो रही, न्यू है। अब सोचो हमारे पास क्या है, जीरो पोटेंशियल है, हमारे पास क्या है, जीरो पोटेंशियल है, इसको हमने नीचे की तरफ भी बढ़ा लिया। जीरो पोटेंशियल होने का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह इमिट नहीं हो रहा, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या है, जीरो है, तो वर्क फंक्शन ही नहीं पूरा कर पा रही, तो वहाँ से कैसे इंक्रीज हो सकती है। जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, एनर्जी इंक्रीज हुई, वर्क फंक्शन के इक्वल हुई, तो वहाँ से वो क्या हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। तो अगर हम इसका यूज करके हम ग्राफ बनाना चाहें, तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, वाई इंटरसेप्ट, और नेगेटिव मिल रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही होना चाहिए। यहाँ तक हम ले लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इंटरसेप्ट और कितना है, माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट। इट मीन्स हमारे पास लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी कहीं, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। और ये क्या होगी, हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ए म्यू नोट, यही होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ से इतनी फ्रीक्वेंसी होने के बाद में इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये कंडीशन देखें तो ग्राफ क्या क्या बन रहा है, पोटेंशियल जो है, ये जो पोटेंशियल है वोल्टेज है उसके बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ग्राफ बन रहा है। डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसके बाद में एनर्जी की जो निकल रही है हमारे पास। एटलीस्ट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये स्टार्टिंग में नेगेटिव किस लिए है कि इतना जो है वो हमें, अगर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू देखें तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो पाएगा, यहाँ से होना स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन इमिट। तो ये हमारे पास में किसके, पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। तो हमारे पास में अगर काइनेटिक एनर्जी वगैरह दी होगी तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये पूछ ले कि क्या काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मोस्टली किस पर डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, और इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब तो क्या हुआ, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, या फिर कितनी इंटेंसिटी, कितनी रेज लाइट आ रही, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं की, तो एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। तो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपको ये न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि हमने क्या किया, 5 जूल की एनर्जी दी, 5 जूल की एनर्जी दी, और हमारे पास थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू देते, या फिर वर्क फंक्शन की देते और काइनेटिक एनर्जी देते, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन है, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था।
हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे के टॉपिक को। थैंक यू।